हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रजनीश और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सीरीज़ जो हमारी चल रही है CUET के लिए, उसमें हमने अभी तक सेक्शन 3 में जो कि जीके का पेपर है उसमें से PYQ में पहला जो है हमने देख रखा था। मैंने आपको बताया था कि 2022 में 31 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके जीके के सेक्शन से, जिसमें कि करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड था। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को पहले डील कर रखा। अब हम जो 15 क्वेश्चंस हमने डील कर रखा, अब हम 16 क्वेश्चंस और देखेंगे आज। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ये यहीं से पता लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज। विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो मैंने जैसे आपको बताया था पिछले क्लास में एक मैचिंग का आपको क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो चूंकि थोड़ा टफ था तो उसमें क्या रखा था, उन्होंने ऑप्शंस को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया था कि इवन इफ यू नो वन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल ऑफ देम। मतलब एक आंसर आप चूज कर लोगे उसमें बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। ये जो है ना ये कुछ मतलब कि रेफॉर्मेशन के ग्रुप थे, रेफॉर्मेटिव ग्रुप्स थे और उनके फाउंडर्स के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि किसके फाउंडर कौन थे। आई गेस कि ब्राह्मो समाज के बारे में सबको पता होगा। ब्राह्मो समाज बाकी आपको पता हो ना हो, बट आई एम श्योर कि आपको ब्राह्मो समाज पता होगा। दैट इज राजा राम मोहन रॉय। तो ए का ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, थर्ड पे है ना राजा राम मोहन रॉय। तो ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। चलिए देखते हैं ए का 3 किसमें किसमें। A1 A2 ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब है, अब 2 बचे। इन केस आपको बाकी तीनों कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आप टोल्ड यू कि अगर आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो प्लीज आंसर करो, बिकॉज 50% चांसेस है आपके आंसर सही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आंसर हम देखेंगे। सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फूले का था। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज। यंग बंगाल मूवमेंट HLV देरोजियो 1। आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, HLV देरोजियो इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री। अगर आप इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो है ना HLV देरोजियो, तोरू दत्त वगैरह जो है ना, ये एकदम बिगिनिंग के लोग हैं। ठीक है, इनके बारे में ये बिल्कुल बिगिनिंग के लोग हैं। HLV देरोजियो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो है इंसान माने जाते हैं, क्योंकि बहुत कम एज में ही वो प्रोफेसर वगैरह बन गए थे। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है इन्होंने ही चलाया था। हेनरी लुई विवियन देरोजियो नाम था इनका पूरा। तो ये हो गया। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का था। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को ये गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे। हु इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले आंसर करना है। मैं आपको बताऊंगा मॉडरेट फेज के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में, कि हु वर द मॉडरेट्स, हु वर द एक्सट्रीमिस्ट। जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है उसके बारे में पढ़ाने के टाइम ये चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, हिस्ट्री का ये पार्ट है। तो GK गोखले इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एमिनेंट लीडर ऑफ आवर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो ये है हमारा सीक्वेंस A3B4। A3B4 दोनों देखो, यहाँ A3 और B4 जो है ना 2 ऑप्शंस में। तो देखते हैं C में क्या है। C में 1 है, तो C में 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो दिस विल बी द राइट आंसर D2। ठीक है, तो ये था हमारा मैचिंग का। मैंने आपको बताया कि अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इफ़ यू आर एबल टू स्टैब्लिश दैट ओनली 2 ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, देन प्लीज गो फॉर वन ऑफ देम। The reason is that the chances are 50% that your answer will be correct। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव गेसिंग जो हम करते हैं। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो कि मॉनिटर करता, ओवरसी करता हर एक। जैसे SBI वगैरह क्या है, आप जाते हो पैसे जमा कर देते हो ना, RBI में जाके आप पैसे नहीं जमा कर सकते। उनका काम क्या है कि वो मॉनिटरी पॉलिसी जो है ना, 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक मॉनिटरी एक फिस्कल। तो जो ये फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का काम है, बजट के थ्रू वो देखते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी RBI देखती है। उसमें एक चीज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC। उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। MPC के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ना तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। रेपो रेट क्या होता है कि लोन देने का रेट होता है।
जो कि बैंक को आरबीआई देती है। तो आरबीआई ओवरसी मैकेनिज्म है एक सारे बैंक्स को, उसकी जो स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आरबीआई देखती है, आरबीआई कंट्रोल करती है बाकी सारे बैंक्स को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? देखो कंफ्यूज आप होगे तो मोस्टली मुझे लगता है कि दिल्ली और मुंबई के बीच हो गए, क्योंकि आप इतना तो कैलकुलेटिव गेस ले पाओगे कि चेन्नई कोलकाता में तो नहीं है। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट मुंबई इज कंसिडर्ड एज द फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई मुंबई विल बी द आंसर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज मुंबई। अभी कौन है आरबीआई गवर्नर? शक्तिकांता दास। उनको एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली, मोस्ट प्रेस्टिजियस कुछ गवर्नर ऑफ द ईयर ऐसा कुछ अवार्ड मिला है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स उनको ही ये अवार्ड मिला है, मतलब वर्ल्ड के मैं मिला के बता रहा हूँ आपको, शक्तिकांता दास। चलिए, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फिनांस कमीशन? 15th फिनांस कमीशन का चेयरपर्सन पूछ रहे हैं। तो फिनांस कमीशन क्या है? एक बॉडी है जो कि उसका काम क्या है, वो 5 साल के लिए जो है ना वो ये बताती है आपको कि किस तरह से जो है डिवॉल्व करना है, डिवोल्यूशन, टैक्सेस, सेंटर टैक्स कैसे देगा, ये सारे काम जो है ना, मतलब सेंटर के पास जो पैसे हैं उसको स्टेट को देने होते हैं, तो वो कैसे प्रोवाइड करेगा, किस रेशियो में बटेगा, ये सारी चीज़ें फिनांस कमीशन डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ जितने लोग हैं ना, ये मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जब मैंने ऑप्शंस देखा तो इनमें से मैं आपको अगर बताऊँ तो वाई.वी. रेड्डी जो थे ये हमारे प्रीवियस आरबीआई के गवर्नर हैं। ये सी रंगराजन 12th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन थे, 12th फिनांस कमीशन। अभी 15th जो है 15th चल रहा है। 13th फिनांस कमीशन के जो थे वो विजय केलकर थे। ये 13th या 14th के थे विजय केलकर, करेक्ट सीक्वेंस मेरे को याद नहीं आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक, या तो ये 13th के थे, ये 14th के थे, या फिर ये 13th के थे और ये 14th के थे, ऐसे ही कुछ था। फिनांस कमीशन के ये चेयरपर्सन थे। और 15th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह जो है वो एक एमपी हैं, ये 15th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन हैं। वाई.वी. रेड्डी हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, सी रंगराजन भी हमारे गवर्नर रह चुके हैं। चलिए ठीक है, तो एन.के. सिंह इज द आंसर। आगे देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक यूएन की बॉडी है जो कि एक तरह से पूरे 194 कंट्रीज को जो है कोऑर्डिनेट करती है इन मैटर्स रिलेटेड टू हेल्थ इमरजेंसीज, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम यही है। ये हेल्थ के फील्ड में, मतलब आप समझ सकते हो, ये दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के फील्ड में, टॉप मोस्ट, ठीक है, WHO। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपको कुछ हेडक्वार्टर से याद करने पड़ेंगे, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी जेनीवा में। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो ये है ना आपके मतलब UN के एजेंसीज है, उनके बारे में पढ़ दो। G20 के हेडक्वार्टर कहाँ है? G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। प्रेसिडेंटशिप जो है बाय रोटेशन वो चेंज होते रहती है, ठीक है। तो चलिए, G20 इस बार अच्छे से पढ़ना होगा। G20 के बारे में मैं एक वीडियो करूँगा कि उसमें सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि G20 से क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट, द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच मैरियाना इज लोकेटेड इन। मैरियाना ट्रेंच कहाँ लोकेटेड है? ट्रेंच क्या होता है? एक तरह से आप समझो कि ओशन के अंदर जो होल होता है ना, जो एक तरह से मतलब ये समझ सकते हो आप, ओशनिक ट्रेंचेस आर ओशनिक होल्स। जो ओशन के बीच में होल होगा उसे ट्रेंच बोलते हैं। लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो डीपेस्ट जो ओशनिक ट्रेंच है मरियाना, वो बिगेस्ट ओशन में। बिगेस्ट ओशन कौन है? बिगेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज कंसिडर्ड टू कवर 30% ऑफ द अर्थ। 30% जो है ना, कोई कॉन्टिनेंट इतना बड़ा नहीं है। टोटल अर्थ का लगभग 30% सिर्फ पैसिफिक ओशन कवर करता है, ठीक है। उसमें है मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच इज सो डीप दैट यू कैन इवन मतलब इंसर्ट अ माउंट एवरेस्ट इन इट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर्स है और ये 11,032 8,848 मीटर्स है माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑन द प्लैनेट। और मैरियाना ट्रेंच इज 11,032 मीटर्स, समथिंग अराउंड दैट, 11,000 के आस पड़ोस में है। तो आप एक माउंट एवरेस्ट उसके अंदर चला जाए। एट द सेम टाइम एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एटलांटिक ओशन जो है ना, एटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अगर आप मैप, वर्ल्ड मैप देखोगे, एक छोटा सा वर्ल्ड मैप ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये जैसे है और फिर ये आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक। और ये पोर्शन ऐसा, इसको बना देता है, मतलब ये रफ स्केच कर रहा हूँ मैं, आप ये मत समझना कि ऐसा ही है।
ये एक तरह से कॉन्टिनेंट्स मैंने बनाया है, ठीक है, जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है। ये नॉर्थ अमेरिका है, NA लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, जो कि बहुत प्रॉस्परस है। इसी के अंदर अमेरिका आता है, कनाडा है, ये इस पे है। ये है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, ये सब जो है, जो कंट्रीज है, चिली वगैरह। चिली के बारे में बता रहा हूँ, चिली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन देखोगे ना, कि चिली ऐसा है, यहाँ पे है चिली। नॉर्थ टू साउथ अगर एक्सटेंशन किसी कंट्री का सबसे ज़्यादा है तो वो चिली का है। दुनिया में बिगेस्ट कंट्री रशिया है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, चिली की है। इधर ये यूरोप हो गया, ये हो गया हमारा एशिया, ये अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो बीच में जो एस फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये है अटलांटिक ओशन। यही है अटलांटिक ओशन, जो कि किसको बाइफर्केट करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक साइड पे, और यूरोप और अफ्रीका एक साइड पे। एंड अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। बिजिएस्ट ओशन मतलब सबसे ज़्यादा फ्रेट, जो कार्गो वगैरह, जो शिप की मूवमेंट होती है, ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा इसी ओशन में होती है। तो अटलांटिक ओशन इज द बिगेस्ट ओशन। इस तरफ जो है ये पैसिफिक ओशन है, चारों तरफ से घेर रखा है इसने पैसिफिक ओशन में, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी कवर करेंगे तब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिनको थोड़ा इंटरेस्ट हो तो मैं बताऊंगा सिंपल चीज़। चैप्टर क्लास 6 में ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स एक चैप्टर है, दैट इज वेरी मच इनफ फॉर यू, दैट इज इनफ फॉर यू। एक्चुअली वेरी मच नहीं बोलना चाहिए इनफ के साथ, तो दैट इज इनफ फॉर यू। 1 टेराबाइट के बारे में पूछा है, तो 1 TB हम बोलते हैं ना, तो ये आप याद करो। 1 TB जो है ना, 1 TB बराबर क्या होता है, 1024। ये नंबर याद कर लो, 1024 GB। और 1 GB क्या होता है, ये तो पता होगा, 1024 MB। और 1 MB क्या होता है, 1024 KB। और उसी तरह 1 किलोबाइट हो जाएगा 1024 बाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा ये है, 1024 को याद करो। तो 1 TB पूछा है, तो 1024 क्या GB होगा, है ना। तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल एक बर्ड का नाम है, जो कि है बुलबुल, ठीक है, आवाज़ बहुत प्यारी होती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है ये भी बता दे रहा हूँ। सारे के सारे जितने हैं, अगर आप लॉजिक से जाओगे तो लता मंगेशकर को बोल दोगे, ठीक है, बट शी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अगर शायद मतलब बाद में दिया जाता तो उन्हीं को दिया जाता। ये मेरा ओपिनियन है, बट ये जो पोजीशन है वो पहले ही दे दिया गया था, एंड इट वाज गिवन टू सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी, सरोजिनी नायडू इज़ अ फ्रीडम फाइटर, और वो एक ग्रेट पोइट थी। उनकी पोइट्री में इतनी लिरिकल क्वालिटी होती थी ना, म्यूजिकल क्वालिटी होती थी, इसीलिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो है एक उनको ये नाम दिया गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जो फेमस लीडर्स हैं उनके नाम को भी कुछ थोड़ा बहुत याद कर लें, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे गुरुदेव किसको कहा गया है, बापू तो आप जान ही रहे हो, महात्मा जान रहे हो, ठीक है। इस तरह से जो जो इंपॉर्टेंट है ना, चाचा किसको बोला गया है, तो वो आपको याद करना होगा। तो सरोजिनी नायडू इज कंसिडर्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बुलबुल को नाइटिंगेल कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है मर्ज करके गांधी जी ने चलाया था। 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी को 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसे हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा, जिसका कोई मेंशन हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा अब टिल दिस इवेंट। चौरी चौरा में क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन में नॉन वायलेंट जो है वहाँ पे प्रोसेसन चल रहा था। एक पुलिस स्टेशन के पास ऐसा कहा जाता है कि जो मॉब थी, मतलब जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन पे फायरिंग ओपन कर दी इसने जो है पुलिसमैन ने। तो वो जो मॉब थी, एजिटेटेड मॉब ने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और वहाँ 23 पुलिस वाले जलकर मर गए। गांधी जी ने 12 फरवरी 2022 को इस मूवमेंट को तब विड्रॉ कर दिया, बिकॉज गांधी जी थॉट कि मेरा पूरा मूवमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। क्यों नॉन वायलेंस की बात क्यों करते थे, बिकॉज उनको पता था कि अगर हम वायलेंस को मतलब वायलेंस की तरफ जाएंगे तो गवर्नमेंट कैन ईजिली सप्रेस अस, क्योंकि वो ज़्यादा वायलेंट हो सकती है। तो और यहाँ पे वायलेंस हो चुका था विच वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी। तो इसीलिए उन्होंने इस इंसिडेंट को के कारण जो है वापस ले लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, चौरी चौरा।
हालांकि ये एक इंसिडेंट, ये रीज़न दिया जाता है, बट देयर आर मेनी रीजंस एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, गांधी जी का एक ये रीज़न नहीं था, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो बहुत सारे, उन्होंने देखा था कि एक लॉन्ग जो है मूवमेंट चल रहा था, अब जो है लोग जो है अब थक रहे थे, इसलिए भी बोला जाता है कि वो, इसलिए भी उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। और ये चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट एक तरह से क्या बोले, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम किया उनको उस चीज़ को विड्रॉ करने में। ठीक है, तो ये चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। अब देखते फिर से एक मैच आ गया। ये मैच थोड़ा सा ट्रिकी और टफ है, लेकिन अगर आपको एक पता होगा तो आप मतलब देखते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ क्या है। हम सीधे चलते हैं, माना, नाथुला, जोजिला, सिपकिला। जोजिला के बारे में शायद आप लोगों को पता हो, जो कि जास्कर रेंज में है, और ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में। तो सी का तो 2 देख लेते हैं। ठीक है, सी का 2 पकड़ते हैं किसमें। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि मतलब मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि जोजिला चूंकि फेमस है तो आपको पता हो। पास है, ये पासेस है, माउंटेन पास। पास क्या होते हैं, जो रास्ते होते हैं ना माउंटेन्स में, हाई ऑल्टीट्यूड पे नैरो जो रास्ते होते हैं, जो कि नेविगेबल रोड्स बनाए जाते हैं, उसे हम पास कहते हैं। तो ये है जोजिला, जो कि सिक्किम, ये जम्मू एंड कश्मीर में। सी में 2 कौन सा है, तो A423, तो ये आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस है। और ऐसे भी अगर जाओगे तो माना पास जो है वो उत्तराखंड में मिलता है। ठीक है, नाथुला सिक्किम में है, ईस्ट सिक्किम के पास है ये, और सिपकीला जो है अपना हिमाचल प्रदेश में है। A4, B1, C2 और D3। ठीक है, C2, D3, तो ये दिस इज द आंसर। ये ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया था ना कि मैंने आपको एक अलग से टॉपिक लिख के दिया था जीके के पोर्शन में, इंडिया, उसमें से ये है। बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज ये हमारे जो है ना बॉर्डर से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, ये बॉर्डर के पास हैं, बहुत करीब हैं, इसीलिए ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट पासेस। ठीक है, ये जास्कर रेंजेस कुछ हैं, उसको भी आपको अच्छे से पता करना होगा, उसको याद करना होगा। ईवीएम क्या है, ईवीएम जो है ना, ईवीएम एक जो मशीन है वो क्या है कि वोटिंग मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसमें आपको, अगर आपने वोट दिया होगा तो पता है, नहीं दिया होगा तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको वो एक बटन दिया रहता है और साथ में जो भी कैंडिडेट है उनके बारे में दिया रहता है कि ये उनका चुनाव चिन्ह है, तो वो आप दबाते हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एट द सेम टाइम अगर आपको एक चीज़ और बता दूं कि ईवीएम के साथ एसोसिएटेड है वीवीपैट। आपको एक उसमें दिखता है कि वहाँ पे एक मशीन लगी रहती है कि आपने किसको वोट दिया, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आप याद कर लो फिर, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है, ये इसका फुल फॉर्म है। आप लोग चेक भी कर लेना, VVPAT, तो ये भी आप याद कर लो इसके साथ साथ। अटोल क्या होता है, अटोल से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, ओशन पता है आपको, सी पता है। ठीक है, आइलैंड और प्लेटो क्या होता है, अ बॉडी सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, उसको हम प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो क्या होगा, जैसे ये है, ये प्लेटो कहाएगा अगर इसके तीन तरफ किसी भी बॉडी के 3 तरफ अगर पानी है तो उसे प्लेटो कह सकते हैं। जैसे ये है अगर मान चलो, और इसके इधर पानी और ये लैंड है, तो ये प्लेटो कहलाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, प्लेटो कह देंगे। 3 तरफ पानी हो तो, चारों तरफ पानी हो तो आइलैंड कह देंगे, सीधी सी बात है। अ बॉडी सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। अटोल क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। अटोल होता है कि एक आइलैंड है, सपोज करो। ठीक है, ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। ये वाला पोर्शन जो है ना, दिखा दूँ दूसरे पेन से भी, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने इसको जो पीले रंग से किया है, ये एक आइलैंड है सपोज। तो अगर ये आइलैंड है तो यहाँ तो पानी होगा, सीधी सी बात है ना। दिस इज वाटर। हाँ, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी, आई कैन अंडरस्टैंड। ये वाटर है, ये एक आइलैंड है, और ये क्या है, ये एक लगून है। ये एक क्या है, ये एक लगून है। अटोल इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ हो गया होगा आपके लिए। ये आइलैंड है, ठीक है, और इसमें के बीच में एक लगून है। ठीक है, तो ये सी है, सी के बीच में एक आइलैंड कोरल रिफ्यूज भी हो सकता है, और बीच में लगून होता है, इसे हम अटोल कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, तो अ रिंग शेप्ड, ये रिंग शेप्ड है ना, आइलैंड विथ अ लगून एट द सेंटर, मैंने बताया ना, तो ये आंसर हो जाएगा। लगून क्या होता है, लगून का मतलब यही है कि एक जो है लेक जो कि सी से कट ऑफ हो जाए,
चूंकि उसके बीच में कोई वाटर बॉडी आ जाए तो उसे लगून कह देते हैं। तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड हो तो ये जो रिंग शेप फॉर्मेशन हो रहा है और जिसके बीच में लगून है, इसे हम अटोल कह देते हैं। क्या कहते हैं? अटोल। दीज आर ज्योग्राफिकल फीचर्स, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे इसको। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2023? बच्चा भी जानता है कि 2023 में जो G20 समिट हुआ वो इंडिया में हुआ, ठीक है। अब इंडिया में हुआ है, इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था और अब ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है। तो ये अभी इंडिया में हुआ था और आपको पता ही है कितना ज़्यादा, मतलब कि कितने अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम? चलिए, ये भी फिजिक्स का कुछ है तो मैं आपको छोटी चीज़ बता रहा हूँ। वेट और मास अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपको पता होंगी। मास की उसके अंतर्गत क्वांटिटी क्या है किसी चीज़ के अंदर। जैसे मेरे अंदर जो है ये मतलब मास का मतलब हो गया कि मेरी बॉडी के अंदर स्पेस कितना है जिसमें कि चीज़ें भर सकूं मैं, या फिर मेरे बॉडी, मतलब स्पेस तो नहीं बोलेंगे, जैसे मेरी बॉडी बनी हुई है ना हड्डी से और मांसपेशियों से, तो ये मेरे बॉडी का टोटल मास हो गया। वेट क्या है कि इस मास को सेंटर ऑफ अर्थ अपने तरफ किस फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम वेट बोल देते हैं। तो न्यूटन को जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन याद है ना आपको? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F बराबर एम में आता है, वही है F बराबर एम में, उसी वही है W बराबर एम जी। W बराबर एम जी तो पता होगा ना आपको। वेट बराबर मास इंटू जी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.81 हम लोग जनरली लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब कि अगर कोई बॉडी को हम कहीं कोई हाइट से गिरा रहे हैं तो वो जो है एक्सीलरेशन क्या होता है कि स्पीड का चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड, उसको हम एक्सीलरेशन बोल रहे हैं। तो वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी अर्थ की तरफ जाने में, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, जहां गिराया गया है उससे ज़्यादा स्पीड वो नीचे होगा, उससे और ज़्यादा स्पीड और नीचे होगा, उससे और ज़्यादा स्पीड और नीचे होगा, उसके गिरने का जो स्पीड होगा, ठीक है। तो W बराबर mg है। और मास जो है वो आपको पता है इट इज़ फिक्स्ड, ये कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है। W बराबर mg में मास कहीं चेंज नहीं हो रहा है, मास इज कांस्टेंट। तो बदलेगा कौन? G। और G कैसे बदलता है? G बदलता है, G आप जैसे जैसे लैटिट्यूड में ऊपर जाओगे G बदलेगा, G बड़ा होता जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब अगर मैं सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का सिर्फ सच में ऐसा है, मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन अर्थ ऐसा है, जियोइड का टाइप का है। तो ये 0 डिग्री हो गया और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सीधी सी बात है, ये सिंपल है कि इक्वली साउथ पोल में भी, साउथ की तरफ भी, तो अगर जी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ, ये 0 डिग्री है और ये पोल है, मान के चलो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री पकड़ लेते हैं, ये 90 डिग्री है, साउथ है ये, एन है ये, और ये लैटिट्यूड के साथ क्या बढ़ रहा है? जी बढ़ रहा है, और W बराबर mg। तो एक सिंपल सा हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि अगर मान के चलो जी पोल पे 10 है तो 10 m हो जाएगा, तो वेट 10 m हो जाएगा। अब वही अगर जी पोल चूंकि बढ़ रहा है ना पोल की तरफ जाने वक्त, लैटिट्यूड बढ़ेगा तो जी बढ़ता है, अगर वो मान के चलो 11 हो जाए तो 11 मास हो जाएगा। तो ज़्यादा किसका मतलब वेट कहाँ ज़्यादा होगा? तो यही होगा ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा, और बीच में 10.5 हो जाएगा, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10-11, ये मैंने हाइपोथेटिकली लिया है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम हो जाएगा पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ हो जाएगा? वो इक्वेटर पे, मिनिमम इक्वेटर पे, मैक्सिमम पोल्स पे, ठीक है। बात समझ आई? तो ये था हमारा वेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जी ज़्यादा जहाँ होगा ऑब्वियसली वेट वहाँ ज़्यादा होगा। अब सीधी सी बात है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1/6 हमारा वेट जो है वो हो जाता है मून पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है ना वहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे कम है ना अर्थ के कंपैरिजन में, इसीलिए वहाँ वेट कम हो जाता है, क्योंकि जी का वैल्यू घट जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया भी आपको, जो कि इंपॉर्टेंट, मैंने इसके बारे में सिलेबस जब डिस्कस किया था जीके का उसमें बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नॉट फाउंडेड बाय एनी इंडियन, ठीक है। वो W.C. बैनर्जी इंडियन थे, वो उन्होंने फाउंड नहीं किया था, ठीक है। W.C. बैनर्जी फाउंडर नहीं थे उसके, वो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे। M.K. गांधी नहीं, महात्मा गांधी तो आए भी बहुत लेट थे इंडिया में, वो तो अफ्रीका में थे उस टाइम। जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू बहुत बात के लीडर हैं। A.O. ह्यूम जो है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसका नाम है, उसने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको लेके 2-3 थियरीज भी हैं, पता है, लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, सेफ्टी वल्व थ्योरी, मिस्टीरियस थियरी,
कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा था, 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 वॉर हुआ था, तो उसके बाद फिर से लोग ऐसा रिबेलियन ना कर दें, इसीलिए अंग्रेज़ों ने खुद ही एक कमिटी जो है, एक कमीशन सेटअप कर दिया, एक बॉडी बना दी, ताकि वहाँ से लोग अपने प्रॉब्लम्स को वेंटिलेट कर पाएँ। उसे कहा गया सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कि ये कुकर फटे ना, ठीक है, जो इंडिया कुकर है ये फटे ना गुस्से से, तो इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया। जबकि दूसरी थियरी कहते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, की नहीं, कांग्रेस ने बनाया, हालांकि मतलब ये जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने था, लेकिन रादर देन द ब्रिटिश यूजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए सेफ्टी वाल्व, इंडियन नेशनल कांग्रेस यूज्ड इटसेल्फ एज लाइटिंग थंडर, ठीक है, ये एक थियरी है। और एक मिस्टीरियस थियरी भी है, वो बाबा से रिलेटेड, उस कोई काम का नहीं है ऐसा, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, पता तो होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछ दे कहीं। चलिए, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसीलिए इन्होंने दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी रैंडम आर्टिकल्स उठा के दे दिया। जैसे आर्टिकल 368, मैंने आपको पिछले वीडियो में अमेंडमेंट के बारे में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का तरीका होता है उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, और आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक का थ्री देखते हैं, दो में है, तो आगे फिर देखते हैं। आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, DPSP पे आता है, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। तो DPSP हो जाए, ये DPSP मैं बताऊंगा आपको अच्छे से डिटेल में, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बारे में। तो ये हो जाएगा अपना पंचायती राज, है ना, 1। सिमिलरली आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसको हिंदी में महाभियोग कहते हैं, वो एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस है, और उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से अगर हटाना, सपोज करें कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे एक जो क्राइटेरिया दिया ना, वो ये है कि उसको लेके कि ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर प्रेसिडेंट कुछ ऐसा कर दे तो उस समय जो प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका होता है, जिस तरीके से हटाया जाता है, कुछ प्रोसेस है कि लोग वोट करते हैं, हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है, तो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो ये आर्टिकल 61 है। और आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजन के लिए है। इमरजेंसी भी 3 तरह के होते हैं, उनके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। 352, 360, 368, 356, 360 के बारे में। एक जो है वो इंटरनल इमरजेंसी है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट्स रूल है, तो वो 3 तरह के इमरजेंसी है। तो ये है हमारा A3 यहाँ पे है, A3B1 यहाँ पे है। तो A3B1 से पकड़ सकते हैं आप। अगर 2 बता लोगे ना, मैंने ऑप्शंस में ऐसा देखा कि अगर आप 2 पकड़ लोगे तो आप जनरली आप आंसर कर लोगे। 1 से आप तो 2 को, अगर एक ऑप्शन आपको पता है, इफ़ यू आर डैम श्योर अबाउट 1 ऑप्शन, आप कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे, मैंने ये देखा है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका A3B1 C4 और D2, ठीक है, आर्टिकल 352 इमरजेंसी, ठीक है। तो ये और यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये है ख़त्म होता है। 2022 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए इन ग्रेट डिटेल, आपको हर एक चीज़ बताई, साथ में जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है। तो आपका काम ये बनता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एट द सेम टाइम आप कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको, व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कशन करें, आप गूगल फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। एट द सेम टाइम आप प्लीज़ डाउनलोड करें आप हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के 2.0 ऐप को, उस पर आपको CUET से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि अगर आप सर्च करोगे मॉड्यूलेशन CUET, तो आपको वो इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप उस पर ज्वाइन करें। वो मैं खुद भी ओवरसी करता हूँ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट अस, यू वांट टू जॉइन अस, कुछ भी अगर आपको जानकारी क्वेरी चाहिए हो तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 9015781999, 9015781999, यहाँ नंबर दे रखा है। तो दिस वाज आवर क्लास, आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग मस्त होंगे। धीरे धीरे हम करके करेंगे और पढ़ाई करते करते हम आराम से, आई एम श्योर कि आप लोग अच्छा रैंक लाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, मस्ती से पढ़ते रहे और रिवीजन करते रहे, ठीक है। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।